विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच से आपका स्वागत है। साथियों, पिछले 2 दिन से जो ही आपकी जो वर्तमान प्रोसेस में जारी रीट अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 प्रोग्रेस पे चल रही है, प्रोसेस में है, उसके रिगार्डिंग ये जो लेवल 2 के प्रकरण में दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि डॉक्यूमेंट सत्यापन और उसके संबंधित क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पात्र अपात्र की कुछ श्रेणी निर्धारित की गई हैं, कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद बहुत सारे मैसेज आप विद्वान साथियों के आ रहे हैं। चूँकि मिशन के मार्फत आपके अनेकों प्रकरण, चाहे लंबित प्रकरण हो 16-18 का, ऑनरेबल हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में मामला विचाराधीन है, उसके रिगार्डिंग भी जो ही प्रोग्रेस होगी आपको पीछे भी बताया गया, आगे भी बताया जाता रहेगा। नोशनल बेनिफिट से रिलेटेड भी हैं कुछ प्रकरण, सीनियरिटी से रिलेटेड भी प्रकरण हैं, और जुलाई में जो ही माननीय हाई कोर्ट खुलेगा तो निश्चित तौर पे वो प्रकरण आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आज के इस संदेश का मेरा विशेष मकसद ये जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में जो चुनौतियां उभर करके आई हैं उनके रिगार्डिंग थोड़ी सी चर्चा या स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं आपको पूरे प्रकरण से अवगत करवा रहा हूँ। एक तो हमारे मिशन की मार्फत जो रीट की भर्ती 2016 थी 18 थी, उसमें जो कंपलसरी 3 वर्षीय अनिवार्य अंग्रेजी प्रकरण हो, चाहे हिंदी का हो चाहे अन्य किसी विषय का हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उसके बाद एसएलपी वापसी के दौर में संबंधित सचिवालय की कमेटी ने भी एसएलपी वापस लेते हुए स्वीकार किया था, और सभी बिंदुओं को स्वीकार किया था कि 3 साल कोई विषय पढ़ने के बाद, चूँकि कंपलसरी भी अपने आप में एक सब्जेक्ट का पूल होता है और ऑप्शनल भी एक पूल होता है। कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ या कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से भाषाई जो सब्जेक्ट हैं उनको अलग पूल में, कंपलसरी पूल में रखती हैं, इलेक्टिव या ऑप्शनल पूल में नहीं रखती, और बाकी जो सब्जेक्ट भाषाओं की बैसाखी पे विराजमान होकर के जो पढ़ाए जाते हैं भाषाओं के माध्यम से, उनको ऑप्शनल पूल में रखती है। तो जो ही ये दिशा निर्देश कल परसों आपके सामने आए हैं, 2022-23 की जो भी भर्ती प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है, उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, उसमें चूँकि मैं सीमावर्ती एरिया से बिलोंग करता हूँ और इस प्रकरण को बड़ी अदद शिद्दत के साथ हमने लड़ा था, अन्यथा यह प्रकरण पूरी तरीके से हमारे खिलाफ जाता हुआ नजर आने लग गया था। पूरे तथ्यों के साथ हमने साबित किया था पूर्व की भर्तियों में कि यह डिग्री पूरी तरीके से वैलिड है। संबंधित यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डिनेंस थे, सिलेबस थे, उनको मैचिंग करवाया गया था ऑनरेबल कोर्ट की डाइस पे रख करके, और जो 1977 तक के जो संबंधित गजट नोटिफिकेशन थे जिसमें समकक्षता सिद्ध की गई थी, उन सभी प्रकरणों को माननीय कोर्ट के सामने रख करके, और सभी जो शंकाएं थी रिस्पोंडेंट पार्टी की ओर से, जो विरोध था, उनकी सभी शंकाओं को दूर किया गया था, और ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी शंकाओं को खारिज करते हुए आपको पात्र डिक्लेयर किया था। वो चुनौती अब दोबारा आई है। ये जो दिशा निर्देश है उसमें कुछ बिंदु डाले गए हैं कि संबंधित जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल होना चाहिए, संबंधित जो भी स्नातक डिग्री में विषय है वो ऑप्शनल होना चाहिए। मैं दोबारा से स्थिति क्लियर कर देता हूँ। जो इस प्रकार हमारे जो सीमावर्ती एरिया के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे रोहतक की एमडीयू हो, कुरुक्षेत्रा की कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, सिरसा की चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी, भिवानी की जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, या फिर जींद की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डीयू, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भी सीमावर्ती एरिया में हमारे राजस्थान के छात्र पढ़ते हैं, नज़दीकी सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, या वहाँ से पढ़ी हुई महिलाएं यहाँ शादी करवा करके आती हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती है। एक अजीब सी विडम्बना है कि जो नुमाइंदगी की हमराही होने का जो दावा करने वाले संघ महासंघ हैं इन प्रकरणों में चुप हैं, और एक वाजिब मुद्दे के ऊपर पुनः प्रश्न उभरा है, तो निश्चित तौर पे हमारा फाइट फॉर राइट मिशन इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको हालांकि हमने अलग से संगति बना भी ली है, आगे भी जो भी पीड़ित हैं, क्योंकि आपके बहुत हाई मेरिट हैं, आप जनरल कैटेगरी फाइट कर रहे हो अच्छे प्राप्तांक के साथ, तो आपको यही संदेश है कि आप एक निश्चित संगति में और मजबूती के साथ इस अन्याय का सामना करोगे तो आपको निश्चित तौर पे माननीय कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगी, न्याय मिलेगा, और संबंधित एजेंसी से भी जो आपके साथ कुठाराघात कर रही है आपके हक के साथ, उससे भी निपटने में सक्षम रहोगे। निश्चित तौर पे वो अभ्यर्थी पात्र हैं।
संबंधित जो भी कॉलम उसमें आ रहा है अप्लाई में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सबसे ऊपर जिस विषय के लिए आपने अप्लाई किया, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो जो भी विषय है, उसमें ऑप्शनल कॉलम में उसको भरें और पूरे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करें। इसके अलावा एडिशनल से संबंधित भी थोड़े बहुत प्रश्न आए थे, हालांकि कॉलम एक्स्ट्रा में आपके लिए उसमें ईजाद कर दिए गए हैं। 3-4 कॉलम नीचे खाली हैं, उसमें आप अपने एडिशनल स्नातक का जो वर्णन भर करके पूरे प्राप्तांक वगैरह उसमें मेंशन कर सकते हैं, वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अलग से एडिशनल के रिगार्डिंग तो दिशा निर्देश में भी इन्होंने आपको शामिल कर लिया है, ऑनरेबल कोर्ट का भी यही आदेश था। तो निश्चित तौर पे एडिशनल वालों को भी रिलीफ मिलेगी। 3 वर्षीय अनिवार्य डिग्री वाले अभ्यर्थी भी निश्चित तौर पे आपको चुनौती दी गई है, लेकिन आपको लड़ना है इस चुनौती को। हमारा मिशन फाइट फॉर राइट पूरी तरीके से, पिछली बार भी जब समकक्षता कमेटी में भेदभाव हुआ, उन्होंने हमारे बिंदुओं पर विचार किए बगैर ही मनमर्जी अपनाई, और एक अधिकारी विशेष जो उसमें भर्ती एजेंसी में बैठता था, बता रहे हैं कि अब दोबारा वो वहीं पे आ गया है। तो भरपूर कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन हमने चैलेंज किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक हम अपने आप को प्रूव करेंगे और नियुक्ति लेकर के रहेंगे। लेकिन अब बात ये है कि अब ये जितना आप देर हो जाओगे इसमें, तो कहीं ना कहीं आपके प्रकरण को पेंडिंग डाल करके लंबित या मार्गदर्शन के नाम पर संबंधित निदेशालय या भर्ती एजेंसी के पास भेज करके या सचिवालय में भेज करके आपको डिले कर देंगे लोग, और आप डिले हो जाओगे तो नज़दीकी ज़िले जो आवंटित होंगे उस प्रक्रिया से, काउंसलिंग प्रक्रिया से, नज़दीकी स्कूल में आपके जो राइट बनता है उस मेरिट के आधार पर, उससे आप चूक जाओगे। इसलिए मजबूती के साथ आप पुनरुठ खड़े होइए रीट भर्ती 16-18 वाले मिशन साथियों की तरह, और निश्चित तौर पे आपको न्याय दिलवाया जाएगा और आपके संघर्ष के हम हमराही होंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं के साथ जो अन्य राज्यों से विवाहित होकर के हमारे यहाँ राजस्थान में मूल निवासी, आफ्टर मैरिज यहाँ के मूल निवासी बन करके और यहाँ रह रही हैं स्थायी तौर पे, उनके प्रति भी एक गलत निर्देश, एक निहायत ही अन्यायपूर्ण निर्देश इसमें दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिलाओं को भी SC ST OBC के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो पुराना डिसीजन है जिसको चैलेंज भी किया हुआ है, मान लेते हैं वहाँ तक। लेकिन उन्हीं महिलाओं ने जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जर्नल कैटेगरी में मानी जाएंगी SC ST OBC की महिलाएं, तो उन्होंने अपने आप को जर्नल का स्वीकार करते हुए ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाया, संबंधित अथॉरिटी ने प्रमाण पत्र बनवाया। 10 फरवरी 19-20 को इसको कार्मिक विभाग ने भी अलग से सर्कुलर जारी किया कि इनको जर्नल कैटेगरी में तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। अन्य राज्य की यदि कोई विडो कैटेगरी की महिला है उसको भी आप आरक्षण दे रहे हो, परित्यक्ता है उसको भी दे रहे हो, तो क्या ये महिलाएं जब आप इनको जर्नल में काउंट करने लग गए और जर्नल में ये हो गई अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा भी आज परंपरा बनी है कुछ समय के लिए, तो क्या जर्नल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का भी नहीं दोगे इनको? ये कैसा न्याय हुआ? तो ये ईडब्ल्यूएस प्रकरण में जो महिलाएं प्रभावित हैं उनकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी मजबूती के साथ, और उनको ये न्याय मिलेगा। ऑनरेबल कोर्ट भी आपको न्याय देगा। ये जो संबंधित एजेंसी है इसने दिशा निर्देश में ऐसी बात कहीं विज्ञप्ति में शो नहीं की थी, लेकिन अब शो कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो महिलाएं जो नज़दीकी अन्य राज्यों में जिनका जन्म हुआ है, राजस्थान के युवाओं के साथ किसी भी कैटेगरी में वो विवाहित हैं, उनका प्रमाण पत्र बना हुआ है ईडब्ल्यूएस का, जिन्होंने आवेदन किया है वो निश्चित तौर पे इस संघर्ष को लड़ें। आपको जो दिशा निर्देश की जो तालिका सी दी गई उसमें आपको बाहर कर दिया गया है, आपके लिए चैलेंज करने की प्रॉपर स्टेज है, आप भी चैलेंज करें। और जो कंपलसरी डिग्री वाले जिनको केवल एक वैकल्पिक शब्द यूज़ करके कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाने की पुनः प्रयास हुआ है इनडायरेक्ट तरीके से, वो साथी भी मजबूती के साथ इस फाइट में हमारे संघर्ष में शामिल हों। निश्चित तौर पे आपको न्याय दिलाया जाएगा। दोनों ही कैटेगरी जिनके ऊपर आज मैंने चर्चा की है, ईडब्ल्यूएस और ये डिग्री प्रकरण अनिवार्य वाला, ये साथी एक मंच पे आकर के इस संघर्ष को करें। फाइट फॉर राइट मिशन आपको मंच दे रहा है, और पिछली बार की तरह अलग अलग रास्तों पे ना जाएं। जैसे कि पिछली बार माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की पीठ से हम ऑर्डर लाए थे कि इनके मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल रखो और ये पात्र हैं तो इनको नियुक्ति भी दो, लेकिन इसी बीच में कुछ साथी हमारे भ्रमित हो गए थे, बंट गए थे संगति, और वो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में चले गए। वहाँ जा कर के कुछ तथाकथित छदम लोग पहले से संघ महासंघ बनाए बैठे थे, उनके इशारे पर और पैरोकारी व्यक्ति ने ही हमारे प्रति एक पैरवी की कि इनके समकक्षता कमेटी बैठा दी जाए, और यदि समकक्षता कमेटी इनको समकक्ष माने तो नियुक्ति दी जाए। समकक्षता कमेटी में कौन लोग थे आप जानते हो, वही लोग जो आपको बाहर निकालना चाह रहे थे, और आपकी एक बात उन्होंने नहीं सुनी। ये तो गनीमत रही कि प्रकरण को हमने समय पर टैकल किया और पुनः ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की पीठ में हम पहुँचे अपनी परिवेदना को लेकर के, अपनी रिट को लेकर के, सारे बिंदु वहाँ पे प्रूव किए, और विद सिलेबस 1977 के ऑर्डिनेंस
और जो प्रक्रिया वो सरोज एंड अदर्स के मामले में जो 2006 का एक फैसला लागू करवाने की फिराक में थे, उसके खिलाफ डीवी का डिसीजन, और डीवी में जब ये चैलेंज आया डिवीज़न बेंच में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेकर के फर्स्ट हियरिंग में पूरे प्रकरण को निपटा करके आपको न्याय मिला था। इसलिए सही जगह पे रहोगे, सही समय पे पैरवी करोगे, तब सफलता मिलेगी। अन्य जगह यहाँ संघ महासंघ इतने बने पड़े हैं, वो इंतज़ार में हैं कि 50 पोस्ट भी यदि दाएं बाएं से मिल जाएं तो आपके खिलाफ खड़े होने को कोई डिले नहीं करेंगे। वो स्थायी तौर पे एक सामूहिक संगति के साथ आप आइएगा, और ये सुलझा चुके प्रकरण में दोबारा चुनौती आई है, तो इसको दोबारा हम निपटेंगे और इस प्रकरण में पीड़ित साथियों को न्याय मिले, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। किसी के फालतू बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कॉपी पेस्टर वाली स्थिति नहीं है। मैं भुगत रहा हूँ एक मामले में, डिवीज़न बेंच में हमारी याचिका चल रही है, उसमें किस प्रकार से चुनौती पेश की गई प्रकरण को भ्रमित करने के लिए। यदि किसी नए नवेले व्यक्ति के पास ये प्रकरण होता तो शायद दोबारा चुनौती पेश हो जाती। डिवीज़न बेंच स्वीकार नहीं करती हमारी बात को, लेकिन स्थिति को हमने संभाला और दोबारा 5 जुलाई को जिताने जा रहे हैं उस प्रकरण को। इसी प्रकार आप भी एक संगति में रहिए। कंपलसरी डिग्री में चुनौती आई, मानेंगे नहीं ये लोग। कुछ कह रहे हैं डी ऑफिस से मिल लो, भर्ती एजेंसी से मिल लो, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस पद पे भर्ती के नियमों के ऊपर। डीओ से पूछोगे निदेशालय भेज देंगे, निदेशालय से पूछोगे सचिवालय भेज देंगे, सचिवालय से पूछोगे तो कर्मचारी चयन बोर्ड में भेज देंगे। जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। आपके साथ गलत हो रहा है, उस गलती को स्वीकार करके और आपको पॉजिटिव वे में न्याय देने के लिए कोई भी ऑफिस तैयार नहीं है, न पहले था। इसलिए इन लोगों के भरोसे ना रहें, मजबूती से अपनी लीगल पैरवी करें, और लीगल पैरवी के लिए मिशन आपके लिए हमेशा तैयार है आपके इस वाजिब प्रकरण में। बहुत बहुत आभार विद्वान साथी।